Bismillahirrahmanirrahim. I am Raja Junaid and today's topic is supplementary units. इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट से स्टार्ट किया, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ और साथ में फिजिकल क्वांटिटीज़ में फिर बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ तक हम लोग पढ़ चुके थे. आज जो है वो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे बात करेंगे. यानी मेजरमेंट्स भी हमारा डन हो गया था, फिजिकल क्वांटिटीज़ भी, बेस क्वांटिटीज़ भी और डिराइव क्वांटिटीज़ भी. अब हम लोग बात इस पे करते हैं कि कल वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो ना बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं और ना डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में. अब ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है कि वो ना बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ रही हैं और ना डिराइव में. अगर आप में से किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आई कार्ड दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं ताकि आप उसको देख के इसको फिर अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए. अब चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप लोगों के पास वो यूनिट्स होते हैं या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि ना तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज में और ना ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में, इन दोनों के अंदर ये इंक्लूड नहीं किए जाते. यानी कि अगर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. अब ये अगर ये बेस और डिराइव में मौजूद नहीं है तो ये असल में सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं क्या, इनको ज़रा समझते हैं. तो ये आप लोगों के पास प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, ठीक है. यानी कि ये ज्योमेट्री के साथ ताल्लुक रखती हैं. यानी कि यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये ज्योमेट्री के साथ किसी सर्कल, किसी ट्रायंगल, किसी इनसे मिलती जुलती किसी चीज का ये कुछ सेक्टर हो सकता है या कुछ एंगल वगैरह. अब वो क्या है वो फर्दर आगे हम लोग चल के देखते हैं. तो अगर हम लोग इन्हें डिफाइन करें, सिस्टम इंटरनेशनल नॉट येट क्लासिफाइड टू क्वांटिटीज विच आर प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. यानी कि हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसे सिस्टम इंटरनेशनल ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया बेस में और ना ही डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में. तो उसमें हमारे पास पहला जो है वो आ जाता है प्लेन एंगल और दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है सॉलिड एंगल. अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या चीज़ है, यही आज हम लोग इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं और इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि ये दोनों चीज़ें असल में हैं क्या. तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनकी तरफ ही. तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जो प्लेन एंगल है उसको, यानी कि प्लेन एंगल का दूसरा नाम भी है एक, उसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहले में और उसे मैं कह देता हूं रेडियन, ठीक है, रेडियन. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, ठीक है, और इसे हम प्लेन एंगल B कहते हैं, ठीक है. तो ये मैंने इसके नाम लिख लिए, रिप्रेजेंटेशन भी लिख ली. तो रेडियन हम लोग रिप्रेजेंट उसे कहते हैं प्लेन एंगल, जबकि दूसरा हमारे पास है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SR से और इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. अब ये दोनों क्या हैं और इनको कैसे डिफाइन करना है, इन्हें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में और साथ में डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में. तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं. पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं. जब रेडियन को और स्टेरेडियन को हम लोग समझ लेंगे उसके बाद इस चीज़ को समझना कि इन्हें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, ये हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा. तो आइए चलते हैं. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेडियन क्या चीज़ है. तो रेडियन को डिफाइन करते हैं. हम रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं, द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब ये डिफिनीशन इसकी देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और इसे अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा इतना आसान नहीं. तो इसको ज़रा हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं और देखते हैं कि डायग्राम में हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं.
तो आइए चलते हैं डायग्राम की। जरा इस डायग्राम को गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है मेरे पास O, जबकि यहाँ पे एक आर्क बन रही है इस तरह, ये देखें यहां से यहां तक, ये वाली आर्क, ये ठीक है, ये आर्क बन रही है। ठीक है, आर्क क्या है, आप लोगों के पास एक सर्कल का एक पोर्शन होता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन ले लूं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, उसके सर्कल, फिर इसका एक पोर्शन ले लूं तो ये आर्क कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और सर्कल है, तो ये आप लोगों के पास ये आर्क छोटी भी हो सकती है, आर्क बड़ी भी हो सकती है। अब जब भी आप इस आर्क के जितनी भी आप आर्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ये आर्क ली, तो इस आर्क का ये वाला पोर्शन भी सेंटर के साथ मिलाएं, ये वाला पोर्शन भी सेंटर के साथ मिलाएं, तो आपके पास ये ऐसे एक ट्रायंगल सी टाइप का बन जाएगा। ये हालांकि आपके पास आर्क ही होगी, मगर यहां पे आप लोगों के पास ये जब दोनों लाइंस आप लोग इसके सेंटर के साथ मिलाएंगे तो ये आप लोगों के पास यहां दरमियान में एक एंगल बनाएगा, जो कि एंगल क्या होगा, थीटा। अब इस पे बात करते हैं कि आप लोग जरा यहां पे देखें तो ये आर्क बन रही है, और फॉर एग्जांपल इस आर्क को मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं कह देता हूं एस। इस आर्क को मैंने नाम दे दिया, ये जो बन रही थी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी। तो इस पॉइंट से लेके ये वाला जो पॉइंट है, यहां से लेके इस पॉइंट तक ये आर्क जो बन रही है, इसको मैंने नाम दे दिया एस का। अब जरा डिफिनीशन पे आते हैं और साथ उसको भी देख के इसको क्लियर करते हैं। कहता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, यानी कि एक एंगल जो कि सेंटर पे बनाना है किसी सर्कल के बाय एन आर्क, यानी कि एक आर्क की मदद से जो आप लोगों के पास सर्कल है उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो है वो आप लोगों के पास 1 रेडियन कहलाएगा। कब? जब आप लोगों के पास ये जो आर्क बनी है इसकी लेंथ इसके रेडियस के बराबर हो। अब इस चीज को जरा समझते हैं और क्लियर करके, यानी कि अब देखें यहां पे ये जो आर्क मैंने यहां से यहां तक ली, फॉर एग्जांपल ये आर्क है एस और इस आर्क की लेंथ है फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मीटर, यानी कि कोई बहुत बड़ा सा सर्कल था उसके ऊपर मैंने ये आर्क ले ली 1 मीटर। और साथ में जो इसका रेडियस है, रेडियस क्या होता है, रेडियस आप लोगों के पास अगर कोई भी सर्कल है उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाती है, उसे हम लोग किसका नाम देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं रेडियस का। अब देखें यहां पे अगर जैसे मैंने ये आर्क ली तो आर्क मैंने क्या कहा कि वो कितनी उसकी लेंथ है 1 मीटर। अगर ऐसे हो कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस भी अगर 1 मीटर हो, जरा मेरी बात को गौर से सुनना है आपने, जो सर्कमफेरेंस के ऊपर मैंने आर्क ली उसकी लेंथ अगर 1 मीटर है और जो रेडियस यहां पे बन रहा है, तो ये दोनों रेडियाई है ना इसके, एक ये वाला भी रेडियस है, ये जो ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, तो ये भी अगर 1 मीटर हैं तो जाहिर सी बात है सर्कल के अंदर तो इनफाइनाइट रेडियाई हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सारे 1 मीटर ही होंगे। अगर एक 1 मीटर है तो सारे 1 मीटर होंगे। अगर ये आर्क भी इसके बराबर हो जाए, यानी कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि S इज इक्वल टू R हो जाए, तो तब यहां सेंटर पे ये जो थीटा बन रहा है, ये जो थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के। ठीक है, यही बात ऊपर कह रहे हैं। अब मैं दोबारा दोहरा के आपको डिफिनीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है द प्लेन एंगल, वो एंगल जो यहां पे बना, द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो बना कहां पे, सेंटर पे बनाना। ये देखें ये सेंटर है और यहां पे बन गया सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल में बना बाय एन आर्क, किसकी मदद से बना, इस आर्क की मदद से बना। ये जो एस मेरे पास आर्क है इसकी मदद से बना, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो उस आर्क की मदद से बना जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं इसे नटशेल में बंद करूं तो आप लोगों के पास 1 रेडियन वो एंगल होता है किसी भी सर्कल के सेंटर पे। कोई भी सर्कल है उसके सेंटर पे एक एंगल बनता है, ठीक है, वो 1 रेडियन तब होगा जब यहां पे जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ इस रेडियस के, ये जैसे मैं इधर कट कर रहा हूं और तो इसके रेडियस के बराबर हो। तो जब भी ऐसा होगा तो आप लोगों के पास वो जो एंगल है वो 1 रेडियन कहलाएगा।
तो हम लोगों से आपको ये पूछे कि 1 रेडियन क्या है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 1 रेडियन वो एंगल है कि जब हम लोग किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई आर्क लेते हैं, वो आर्क की लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो वो आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी, वो एंगल हम लोग क्या कहेंगे कि वो 1 रेडियन है। इसी तरह आप लोगों के पास जैसे जैसे सर्कल का रेडियाई बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आप लोगों के पास आर्क भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, आर्क बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब है कि एक सर्कल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेडियाई या रेडियंस पाए जाते हैं। तो जरा उसे भी देख लेते हैं कि एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन हो सकते हैं। अब जरा इस बात को देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर हमारे पास कितने रेडियंस मौजूद हैं। देखें, सर्कमफेरेंस सर्कल का किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के। यानी कि ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर आ गया। तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सर्कल की, ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है जिनका इक्वी डिस्टेंस होता है किससे? सेंटर से। तो ये जो मेरे पास ये एक कंटिन्यूस लाइन बनती है, लाइन तो नहीं कह सकते, हमारे पास कंटिन्यू कर्व बनती है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है, ये बाउंड्री जो है, ये सर्कमफेरेंस कहलाती है। अब इसका फार्मूला ये होता है कि हम लोग 2 पाई आर, या आप लोगों ने 9th में या 10th में पढ़ा होगा, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये मालूम करना है कि यहां पे हम लोग कितने रेडियंस मौजूद हैं सर्कल में। तो अभी देखें, हम लोगों ने क्या किया था, ये जो हमारे पास यहां से ऐसे आर्क बन रही थी एक, तो इसकी ये जो लेंथ थी, ये हम लोगों ने नाम दिया था इसको एस के बराबर। तो हम लोगों ने कहा था ये एस किसके बराबर है? आर के। तो अब मैं क्या कर दूं जी, रेडियस मुझे अगर इस सर्कल का पता है तो इसको मैं आर डिस्टेंस पे डिवाइड करता जाऊं, ऐसे 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 काटता जाऊं, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर मैं इसे काटता जाऊं, या मैं दूसरे अल्फाज में इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं, तो बात एक हो जाएगी। देखें, यहां पे भी सर्कमफेरेंस है ना, तो ये सर्कमफेरेंस किसके बराबर है? 2 पाई आर के। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई नंबर आ जाएगा, इतने मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, कुछ भी इस तरह का नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कट करते जाना है। तो मैंने पहला कट यहां पे लगाया, पहले यहां से यहां पे लगाया। मुझे फॉर एग्जांपल इसका रेडियस 1 मीटर था, तो 1 मीटर का कट मैंने यहां पे लगाया, तो ये 1 रेडियन हो गया। दूसरा 1 मीटर का कट यहां पे लगाया, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, कितने रेडियन। अब ये मैंने मालूम करना है, तो उससे आसान तरीका ये है, बजाय इसके मैं कट लगाऊं, मैं एक सिंपल सा काम करता हूं कि नंबर ऑफ रेडियंस अगर मुझे मालूम करना है, तो मैं लिख लेता हूं रेडियंस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है? 2 पाई आर के। तो 2 पाई आर, तो यहां पे भी हम लोग कट लगा के डिवाइड कर रहे हैं ना सर्कमफेरेंस को। तो हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं? आर से। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो बहुत सारे आर लगा के काट करके फिर बाद में उन्हें गिनने से अच्छा ये है कि हम इस 2 पाई आर को डिवाइड कर लें आर से। तो ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियंस किसके बराबर आ जाएंगे? रेडियंस विल बी इक्वल टू 2 पाई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल के अंदर, अगर एक सर्कल है, तो एक सर्कल के अंदर हमारे पास कितने रेडियंस मौजूद होते हैं? 2 पाई रेडियंस। और अब अगर इसको मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि ये आप लोगों के पास एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। तो आप पिज्जा मंगवाते हैं ना घर में, ठीक है, तो वो राउंड होता है, ठीक है, और आप लोग देखें अगर उसे वो कितना प्रिसाइजली काटा हुआ होता है सेंटर से, ठीक है, ये आ गया। तो ये हर एक जो पोर्शन होगा, ये मेरे पास प्लेन एंगल कहलाएगा। और प्लेन हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये 2D यानी कि 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस मतलब x एंड y में होता है। तो इसे 2D एंगल भी बोलते हैं, या हम लोग इसे नाम देते हैं प्लेन एंगल का। ठीक है, तो अभी तक देखें हम लोगों ने जितनी चीजें देखी वो सारी ज्योमेट्री के साथ ही ताल्लुक रखती थी। और अभी जब हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे थे तो यहां पे देखें मैंने कहा भी था कि ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। तो ये सारा अभी तक हम लोगों ने जो चीजें हम लोगों ने यहां पे सॉल्व की हैं वो सर्कल के साथ ही रिलेटेड थी। अच्छा जी, यहां तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रेडियन क्या है, फिर हम लोगों ने ये देख लिया रेडियन सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन मौजूद हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे यूनिट की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, या दूसरा जिसका नाम है स्टेरेडियन, उसकी तरफ।
चलें जी, अब स्टेरेडियन को अगर या सॉलिड एंगल को हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि प्लेन एंगल को 2D एंगल, तो ये सॉलिड एंगल है तो इसे हम लोग 3D एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3D एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये x में भी, y में भी और z में भी, ये तीनों में होता है, x y z, यानी कि यहां पे ये एक स्फीयर का कोई पोर्शन होगा। तो अभी उसे देखते हैं। कहता है द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे ये जिन चीजों को मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं तो उन पे हम लोग जरा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगे कह रहा है द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने रेड कलर से जो मार्क की हैं, इनके ऊपर जरा फोकस करते हैं। एक दफा फिर मैं डिफिनीशन बोल देता हूं ताकि फिर जरा द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। अब ये इक्वेशन भी ये डिफिनीशन भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने में, मगर इतनी भी ज्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी यहां पे एग्जांपल लेते हैं इसी तरह एक स्फीयर की, और उस स्फीयर से फिर इस डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, कंसिडर करें ये आप लोगों के पास स्फीयर है, स्फीयर। अच्छा, एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि सर्कल और स्फीयर के दरमियान में डिफरेंस क्या है? चले मैं बता देता हूं। सर्कल जो है वो आप लोगों के पास 2D ड्राइंग होती है, जबकि स्फीयर जो है वो 3D ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो अगर कोई पेज है, ठीक है, इस तरह का कोई पेज है, तो पेज के ऊपर अगर आप लोग सर्कल जो बनाते हैं कंपास से, तो वो 2D होगा क्योंकि उसकी थिकनेस कोई नहीं होती, पेज की थिकनेस ना होने के बराबर है। जबकि उसकी जो 2 डायमेंशंस हैं, एक ये y डायमेंशन और एक ये x डायमेंशन, ये तो काफी ज्यादा है और ये ऑब्जर्वेबल है। जबकि इसकी जो थिकनेस है पेज की वो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये 2 डायमेंशंस में है, एक x में और एक y में, तो ये 2D होगा। ठीक है, तो आप जब उस पेज को काटेंगे तो आप लोगों को एक पतला सा स्लैब नजर आएगी, ठीक है, पतली सी शीट नजर आएगी सर्कल की। जबकि स्फीयर जो है वो आप लोगों के पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप लोगों के पास बॉल, ठीक है, कोई भी टेनिस बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, कोई भी राउंड स्फीयर टाइप चीज, ठीक है। तो आप लोगों के पास वो 3D ऑब्जेक्ट है। इसी तरह यहां पे अभी आप लोग ये कंसिडर करें, क्योंकि अब मेरे पास तो ये पेज है वो बनाने के लिए, मगर मैं साथ में पिक्चर्स वगैरह भी और एनिमेशंस भी ऐड करूंगा ताकि आप लोगों के लिए ये समझना आसान हो जाए। सबसे पहले आते हैं इस बात पे कि यहां पे अब ये जो स्फीयर है, स्फीयर का उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक सॉलिड एंगल बनेगा कहां पे, इस सेंटर पे, और किसके, स्फीयर के, जिसका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा रेडियस के स्क्वायर के। तो वो जो सॉलिड एंगल है उसे हम लोग नाम देंगे स्टेरेडियन का। यानी कि यहां से अगर फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, तो आप लोग ये सपोज करें कि ये एरिया मैंने ऐसे काटा यहां से, और ये एरिया काट के मैं काटते काटते कहां पहुंच गया, इसके सेंटर तक। तो ये वाला जो एरिया मैं इस तरह काट के यहां पे सेंटर तक पहुंच जाऊंगा, तो यहां पे एक एंगल बनेगा और उस एंगल को मैं नाम दे देता हूं किसका, थीटा का। अब ये चीज कैसे हो रही है मैं ऐसे समझाता हूं। आप तरबूज वाले के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं यार तरबूज जरा मुझे चेक करवाओ, तो वो तरबूज जब आप लोगों को चेक करवा रहा होता है तो वो छुरी से वो क्या करता है, उस तरबूज के ऊपर एक पैच बनाता है ऐसे। तो वो पैच ऐसे क्या हो रहा होता है, उसके सेंटर की तरफ पहुंच रहा होता है, ऐसे ही होता है। और जब वो उस पीस को निकालता है तो वो पीस आप लोग जब उसे देखते हैं तो वो पीस आप लोगों को कुछ ऐसे नजर आता है, और वो सॉलिड होता है ना, देखिए पूरा एक कोन सा बन रहा होता है। अब बजाय इसके कि वो इसको ऐसे ऐसे स्क्वायर में काटे, वो अगर इसे ऐसे ऐसे इसे बिल्कुल सर्कल में काट ले, ऐसे उसकी सरफेस के ऊपर सर्कल बनाए, तो आप लोग नोट करेंगे कि ये बिल्कुल एक कोन की तरह बन जाएगा। जैसे कॉर्नेटो आइसक्रीम नहीं होती बिल्कुल एक कोन, उस तरह का बन जाएगा। अब अगर ऐसे हो
कि ये जो उसकी सरफेस बन रही है, वो जो पोर्शन काट रहा है, मैं जरा ऐसे बड़ा करके बनाता हूं यहां पे, वो जो पोर्शन काट रहा है, वो जो कौन सी बन रही है, उसकी ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का एरिया अगर हम लोग मेजर करें, इस सरफेस का क्या चीज मेजर करें जी, एरिया मेजर करें। और फॉर एग्जांपल एरिया अगर मैंने मेजर किया तो एरिया मेरे पास आ रहा है, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, एरिया मैंने मेजर किया तो एरिया मेरे पास आ रहा था 2 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। उसी के साथ ये जो रेडियस था यहां से लेके यहां तक, ये जो रेडियस है ये वाला, ये इसका भी स्क्वायर लूं तो अगर ये रेडियस जो है इसका भी मैं स्क्वायर लेता हूं और वो भी मेरे पास आता है 2 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये जो सारा सॉलिड एंगल ये वाला, ये जो जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा ये जो कौन सी बन रही है, इसे हम लोग नाम देंगे किसका, 1 स्टेरेडियन का, ठीक है। यानी कहने का मकसद यह है कि सर्कल वाले केस में जब हम लोग पोर्शन काट रहे थे तो वो एक पतला पेज बन रहा था, मगर यहां जब हम लोग इस बॉल में से, इस सफियर में से वो पोर्शन रिमूव करेंगे तो वो आप लोगों के पास सफियर में से जब पोर्शन रिमूव होगा तो वो आप लोगों को एक कोन की शक्ल में नजर आएगा, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखें ये रेड सफियर है और इसमें से जब पोर्शन रिमूव हो रहा है तो वो बिल्कुल कोन की शक्ल में आ रहा है। और इस वाली पिक्चर में भी देखें तो यहां पे देखें वो स्टेरेडियन भी शो किया हुआ है, साथ में उसका एरिया भी शो किया हुआ है और साथ में सर्कल भी। तो यहां पे आप लोगों को जरा क्लियर उसमें नजर आ रहा है कि वो सफियर के अंदर से वो जो कोन वाला पोर्शन है वो जो रिमूव हो जाएगा तो वो जो कोन वाला पोर्शन है उसे हम लोग नाम देंगे स्टेरेडियन का। अब बात इस पे करते हैं कि एक स्फीयर के अंदर कितने स्टेरेडियन मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। मेरे पास ये है एक सफियर, ठीक है, एक बाल है, इसका ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मैं इस तरह शेड कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो बाहर वाली इसकी सरफेस होती है, जो टेनिस बॉल होती है, जब आप उस पर टेप चढ़ाते हैं तो बाहर वाली सरफेस पे टेप चढ़ाते हैं ना, तो वो जो बाहर वाली सरफेस है तो उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसके जो वैल्यू होती है तो मैं ये लिख लेता हूं CS एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। C से कर्व, S से सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। अब ये जो स्फीयर है इस पे यहां पे मैंने ऐसे राउंड राउंड पैचेस बनाने हैं, उसके सेंटर पे कोन बनाते जाना है ताकि ये वाले कोन्स जो हैं वो सेंटर से इस तरह करके मैं क्या करता जाऊं, रिमूव करता जाऊं, और ताकि मेरे पास करते करते आखिर में कोई भी स्फीयर मौजूद ना रहे। तो जाहिर सी बात है अब ये जो हर एक के लिए मैंने करना है तो आर के स्क्वायर के मुताबिक मैंने ऊपर एरिया काटना है, यानी कि ये मेरे पास स्फीयर है, ये मेरे पास इसका सेंटर है, तो यहां पे जो एरिया मैंने काटना है वो उसका एरिया इतना होना चाहिए कि वो आर स्क्वायर की वैल्यू के बराबर हो, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपस में बराबर हो। तो लिहाजा अब ऐसे एक और मैं पेच बनाऊं, एक और पेच बनाऊं, एक और पेच, ऐसे काटता जाऊं, उससे अच्छा नहीं है कि मैं डायरेक्ट रेडियस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर हो जाएगी, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लूं तो मैं लिख सकता हूं स्टेरेडियन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसी भी स्फीयर के अंदर जो मौजूद हैं वो हो जाएगा 4πr² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पे भी तो हम सरफेस को काट के डिवाइड ही कर रहे हैं तो ये आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जो बाल है या एक जो स्फीयर है उसके अंदर, यानी कि मैं यहां पे लिखूं तो एक स्फीयर के अंदर कितने स्टेरेडियंस होते हैं, 4π स्टेरेडियंस मौजूद होते हैं, ठीक है। स्टेरेडियंस, बल्कि स्टेरेडियंस पूरा ही लिख लेते हैं, स्टेरेडियन। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सप्लीमेंट्री यूनिट से, ठीक है, और सप्लीमेंट्री यूनिट से स्टार्ट करके हम लोग फिर आए, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पहले डिफाइन किया, उसके बाद हम लोग आए रेडियंस पे कि रेडियन क्या चीज़ होती है, उसको देखा, फिर उसकी इक्वेशंस वगैरह को समझा डायग्राम से, उसके बाद इक्वेशन निकाली, फिर हम लोगों ने ये बात की कि एक सर्कल के अंदर कितने रेडियंस मौजूद होते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए जी स्टेरेडियन के ऊपर, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद उसके साथ हम लोगों ने डायग्राम बनाई, डायग्राम में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने समझी, साथ में जो पिक्चर्स वगैरह थी वो भी मैंने ऐड की उससे।
तो उम्मीद करता हूं कि आपने रेडियन, स्टे रेडियन, ये दोनों जो डिफिनीशंस हैं वो भी और जो मेन पॉइंट्स थे वो नोट कर लिए होंगे। आप लोगों ने ये करना है कि रेडियन और स्टे रेडियन को कॉपीज पे लिखना है और साथ में इनकी रिस्पेक्टिव डायग्राम्स भी बनानी है, और साथ में आपने ये काम करना है कि एक सर्कल और एक सफेयर के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, कम से कम मुझे 5 डिफरेंसेस आप लोगों ने लिख के देने हैं। तो पहले आप लोगों ने रेडियन, स्टे रेडियन ये सारा डिफाइन करके इनकी इक्वेशन, सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, सफेयर के अंदर कितने स्टे रेडियन होते हैं, ये करके उसके बाद इनके डिफरेंस लिख के नीट क्लियर डायग्राम बना के मुझे सबमिट करवा दें। शुक्रिया।